नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, आईएमसी व सामाजिक संगठनों के नुमाइंदे शायद कोमा में चले गए। जिम्मेदारन पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि यूपी के जिला बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के मोहल्ला हजियापुर के रहने वाले बजीर अहमद को कोरोना की बीमारी थी या कोई और सी बीमारी थी। जिम्मेदारन ये भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि बजीर अहमद की मौत किस कारण हुई थी। बजीर अहमद की पत्नी खुशनुमा अपने मृतक पति बजीर अहमद की बीमारी आदि की जानकारी लेने के लिए जिलाधिकारी जन सूचना अधिकारी से जन सूचना के कानून के तहत बीती 30 जुलाई को प्रार्थना पत्र देकर जानकारी चाहती थी, जिस पर जिलाधिकारी के जन सूचना अधिकारी ने जन सूचना के कानून के तहत जवाब नहीं दिया, जिसके चलते पीड़िता खुशनुमा ने 20 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आईएमसी, बहुजन समाजवादी पार्टी, सामाजिक संगठनों आदि को प्रार्थना पत्र लिखकर गुहार लगाई थी कि न्याय दिलाते हुए मदद करें। 20 दिन बीत जाने पर भी आज तक किसी भी पार्टी के नुमाइंदों ने पीड़िता खुशनुमा से संपर्क नहीं किया। क्या नाम है आपका? खुशनुमा। क्या मामला है? आपने सब राजनीतिक पार्टियों को पत्र लिखे हैं, संगठनों को पत्र लिखे हैं, क्या मामला है ये पूरा? मेरे शौहर वजीर अहमद को कोरोना का नाम देकर मार डाला था, जिसके तहत मैंने एक जन सूचना मांगी थी जिलाधिकारी जी से। अच्छा। जो उन्होंने 6 महीने पूरे होने पर भी उसका जवाब नहीं दिया है। मैंने अपने सोच के तहत कुछ राजनीतिक पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी, जैसे बहुजन समाज पार्टी, जैसे भारतीय जनता पार्टी और जैसे कुछ समाज सेवा मंच जैसे अमन कमेटी और इत्तेहाद मिल्लत, इन सब लोगों को आपने पत्र भेजे हैं? जी, सबको मैंने पत्र भेजे। किसी का कोई जवाब आया या किसी से कोई आपको राहत मिली? नहीं, मेरी पत्र जाने के बावजूद भी सब ऐसा लग रहा है कोमा में चले गए हैं और किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया या पढ़ा नहीं है उन्होंने। ये लोग, इन लोगों का तो मानना ये है कि ये समाज सेवा भी करते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं। राजनीतिक पार्टी है, सब पार्टियाँ कहती हैं हम गरीबों के मसीहा हैं। ऐसा क्या हुआ जो आपके पत्र में कोई ध्यान नहीं दे रहा है? मसीहा होंगे किसी के, मेरे साथ तो कोई मसीहा नहीं आया और मदद करते होंगे किसी की, मेरी किसी ने मदद नहीं की है। ना ही मेरे बच्चों की तरफ किसी ने देखा और ना ही उस टाइम हम लोगों की तरफ किसी ने देखा था और ना ही अब तक किसी ने देखा है। ये आपके जैसे कहे अनुसार ये माना जा सकता है ये राजनीतिक पार्टी और समाज संगठन जितने भी हैं जिनको आपने पत्र दिया है वो सिर्फ दिखावा करते हैं? जी, वो दिखावा ही करते हैं, सिर्फ अपनी समाज में एक महत्ता दिखाने के लिए कि हम इतना करते हैं, समाज सेवा करते हैं। कोई समाज सेवा नहीं है। जब किसी गरीब के काम नहीं आए तो किस बात की समाज सेवा? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन ने उन्हें रोक लिया हो आपकी मदद करने से? समाज सेवा को कौन रोक सकता है? राजनीतिक पार्टियों को रोक लिया हो? किसी के ऊपर किसी की नहीं चलती है। अभी इतने राजनीतिक पार्टियाँ उठी हैं किसान के लिए, तो क्या उन्हें रोका किसी ने? जो मेरे एक छोटे से केस के लिए रोकेंगे? हो सकता है कि आपके पति के जो लापरवाही को चलते ही मौत हुई हो, इसलिए ये ऐसा कोई दबाव बना दिया हो। हुई क्या? लापरवाहियों से ही हुई है, इसमें कोई झूठ नहीं है और ये वो खुद भी जानते होंगे जिन लोगों ने उन्हें मार डाला है जान से। बरेली की कृपाराज मैनुअल ने मॉडलिंग में अपने कदम को बढ़ाया। बरेली की मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा बनने के बाद बरेली की लड़कियां लगातार फिल्मी दुनिया व मॉडलिंग में अपने हुनर को दिखा रही हैं। प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनने के बाद दिशा पठानी ने फिल्मी दुनिया में बरेली का नाम रोशन किया। अब उसके बाद कृपाराज मैनुअल अपने मॉडलिंग के आधार पर बरेली का नाम रोशन करने के लिए कदम आगे बढ़ा चुकी हैं। शुक्रवार को कृपाराज मैनुअल ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि आप रही हैं, इसमें आपके आगे क्या प्लान है, आप क्या करना है? First of all, my name is Kripa Raj Emmanuel. I'm basically from Bareilly and I'm 20 years old. और मैं दिल्ली में गई थी मिस्टर एंड मिसेस इंस्पिरेशन में, तो वहाँ पे मेरा सेकंड रनअप रहा है और अब आगे का मुझे मॉडलिंग के लिए ऑफ़र्स मिल रहे हैं एंड अभी मुझे सीरियल का ऑफ़र मिला है
उसमें मेरा लीड रोल है। उसका नेम है खाटू वाले शीश के दानी, और उसमें जो लीड रोल है वो गंगा का है, जो कि मुझे कैरेक्टर दिया है उन्होंने। संगीतकार उसमें दिलीप सैनी समीर सेन है। टाइटल गीत गाया है साधना सरगम ने, एंड निर्माता हैं रैना गोविल, डायरेक्टर हैं आलोक गोविल, एंड राकेश राज सैनी को प्रोड्यूसर हैं उसके। एंड बस आप बताएं। आगे आपको मॉडलिंग ही करनी है, कभी आपको बॉलीवुड का अगर ऑफर मिलता है तो आप उधर करेंगे जाके? ज़रूर करूँगी। जैसे बरेली की दिशा पटानी ने आज शहर में नाम बना रखा है, देश भर में नाम है, इस तरह का क्या अचीवमेंट रहेगा आपका? कोशिश करेंगे आप आगे? मैं पूरा अपना एफर्ट डालूँगी, जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना करूँगी और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। क्या मानते हैं, दिशा पटानी आइडल मानते हैं इस चीज़ के लिए अपने? जी, उनको भी मानती हूँ, एंड प्रियंका चोपड़ा को भी मानती हूँ। उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट करा है अपनी लाइफ में। किस हीरो का आप सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं अपने इंडस्ट्री में? किसके साथ आप काम करना चाहते हैं, किस हीरो के साथ काम करें? किसे काम तो सभी अपने में बेस्ट हैं, और मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ ऐसा कुछ काम करना चाहती हूँ। मैं सभी बहुत अच्छे हैं मेरे लिए। तो जैसे कि ट्रेंड है, सलमान खान के साथ काम करना चाहती हैं लड़कियाँ ज़्यादा? सलमान खान तो हैं ही अच्छे शाहरुख खान अच्छे हैं, ऋतिक रोशन बहुत अच्छे हैं सभी। सुशांत सिंह राजपूत अगर वो होते तो आई शुड गो, कि मतलब कि उन्हीं के साथ मैं जाना चाहती, बट ही इज़ नो मोर। तो हिंदुस्तान के मशहूर शायर वसीम बरेलवी ने विकलांगों को ट्राईसाइकिल बांटी। हिंदुस्तान के मशहूर शायर वसीम बरेलवी समाज के हित में लगातार काम करते आ रहे हैं। कोरोना महामारी में शायर वसीम ने तमाम लोगों को राशन वितरण करके उनकी दुआएं ली। इसके साथ साथ अपने कोष से सरकार को नगद धनराशि भी भेजी। इसी कड़ी में शायर वसीम साहब ने विकलांगों को 7 ट्राईसाइकिल बांटने का काम किया। ट्राईसाइकिल मिलने के बाद विकलांगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जी, क्या नाम है जनाब आपका? भारतीय दिव्यांग सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। तो आज कितने विकलांगों को आपने व्हील चेयर आज 7 लोगों को दी थी, और एक को जो है 17,000 मिली सर्विस, और उनकी घर बैठे आ गई। 7 लोगों की आज ये पहले भी करीब 30 लोगों को लगभग यहाँ से मिल चुकी है। और जो है भारत सरकार की योजना है, एडेड योजना, 25,000 रुपये वहाँ से सब्सिडी मिलती है। बच्चों को धनराशि सर अपनी विधायक निधि से देते हैं। बच्चों को धनराशि 12,000 अभी तक लोग 30 लोगों को दे चुके हैं, और 17,000 भी कई लोगों को दे चुके हैं। अच्छा, आगे विकलांगों के लिए आप क्या कोई और सहायता के लिए कोई करेंगे कार्य? आगे हाँ, आगे भी हम करते रहते हैं दिव्यांगों के लिए कार्य, और सर से जो भी सहयोग चाहिए होता है वो हर संभव सहयोग मिल जाता है यहाँ से। द्वितीय चरण के दूसरे दिन एसडीएम ने कराया अपना टीकाकरण। शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मीरगंज पर दूसरे चरण के दूसरे दिन 105 लाभार्थियों के सापेक्ष 72 लोगों को टीका लगाया गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार ने जानकारी दी कि आज के सत्र में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई गई। नोडल अधिकारी डॉक्टर साहब सिंह ने बताया कि आज के टीकाकरण में प्रथम टीका पुलिसकर्मी कपिल कुमार को लगा। प्रतिरक्षण अधिकारी धनेश्वर गिरी ने आज किसी भी व्यक्ति को गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखने की जानकारी दी। मीरगंज की उपजिलाधिकारी श्रीमती ममता मालवई ने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार की देखरेख में अपना भी टीकाकरण करवाया। भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे बरेली स्पोर्ट स्टेडियम पहुंचे। बरेली पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और एक भव्य कार्यक्रम में बरेली के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम की उपस्थिति में डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे ने जिला ओलंपिक संघ का गठन किया। स्पोर्ट स्टेडियम में पत्रकारों से बात करते हुए श्री पांडे ने कहा, उत्तर प्रदेश में खेलों का सुधार कैसे हो, इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूं। इसी कड़ी में आज इस संघ का गठन किया गया है। आशा है कि अब बरेली जिले में खेलों को एक नई ऊंचाई मिलेगी। डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे का कहना था, हम भी चाहते हैं उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ एक्टिव हो। जो यहाँ के बच्चे हैं वह अपनी प्रतिभा को आगे ले जाएं, जिससे देश में ही नहीं विदेश में भी उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ का नाम हो। कि उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश खेलकूद विकास एवं प्रोत्साहन समिति का गठन किया है, जिसके खुद वो अध्यक्ष हैं। चीफ सेक्रेटरी उसके
सदस्य हैं, डीजीपी हैं और जो भी सोशल सारे विभागाध्यक्ष हैं, निदेशक खेल हैं और ओलंपिक संघ के पदाधिकारी हैं, प्लस उस कमेटी में 2 इंटरनेशनल प्लेयर हैं और 2 संघों के हैं। ठीक उसी तरह मंडल स्तर पर उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि कमिश्नर के अधीन चेयरमैनशिप में गठित किया जाएगा। ओलंपिक संघ के सदस्य रहेंगे, 2 इंटरनेशनल रहेंगे, उसके बाद ज़िले में जिलाधिकारी रहेंगे, पुलिस कप्तान रहेंगे, उसी तरह ब्लॉक स्तर पर एसडीएम रहेंगे और सीडीओ रहेंगे। ये सब ग्रास रूट तक जाएगा। जी सर, पांडे जी सर, एक सेकेंड, मैं उसी क्रम में मैं हर जिले को जो ओलंपिक कमेटी है उसको सक्रिय कर रहा हूँ और ओलंपिक कमेटी में वही पदाधिकारी बन सकता है जो किसी न किसी अधिकृत संघ का प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या उस संघ का प्रतिनिधित्व करने का ऑथराइजेशन लेटर है। बरेली में ओलंपिक संघ था, नो डाउट, लेकिन उसमें बहुत से लोग जब शुरुआत में बनी थी तो कई लोग ऐसे बन गए थे जो किसी भी संघ के पदाधिकारी नहीं थे। मैंने शेरिया जी जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं, स्विमिंग के भी रहे हैं, सेपक टकरा के भी हैं, उनसे विचार विमर्श करने के बाद सबको नॉमिनेट करके अभी मैंने ये किया है और अभी पूरी लिस्ट आप सबको मिल जाएगी कि कौन किस गेम से है, कैसे उसको किस मेंबर में दिया। तो कब तक उम्मीद रखें, कब तक यहाँ पर संस्था एक्टिव हो जाएगी? और ये अब हाथ से हो गई, अब पूरी कमेटी आज बन गई और सबसे बड़ी बात है कि मेरा उत्तर प्रदेश ओलंपिक का एक सपना था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखिए, कभी आप पढ़ेंगे जहाँ खेलों के आयोजन होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब खेल के आयोजन होते हैं तो उसमें जो सिटी का मेयर होता है, जिस सिटी का, वही फ्लैग लेने आता है, चाहे ओलंपिक हो, एशियन गेम हो, चाहे कहीं का भी हो। जब ओलंपिक की समाप्ति पर वो सिटी का मेयर आकर फ्लैग लेता है और जाके अपनी सिटी में खेल कराता है। तो मुझे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी थे, बात हुई थी, मेरा मूर्त रूप था कि मेयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनाई जाए, लेकिन वो किसी राह पे वो भी व्यस्त हो गए राजनीतिक में। लेकिन मुझे आज मैं करीब हिंदुस्तान के हर शहर घूम चुका हूँ, बहुत लोगों से मिल चुका हूँ, विश्व 165 देशों का दौरा कर चुका हूँ, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, इतना सरल और इतना काइंडनेस वाला मेयर बरेली का जो है और जो स्पोर्ट्स के लगाव हैं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, इन्होंने एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश का संभाला और मैं ये समझता हूँ कि बरेली का जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, इनके संरक्षण में ओलंपिक एसोसिएशन है, निश्चित ही आने वाले दिनों में इंडिया का एक बेस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन होगा। इसमें तो हमारे जो नए चेयरमैन बने हैं बरेली हैंडबॉल एसोसिएशन के, जॉइंट सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ओलंपिक के रमनदीप जी हैं, विनय खंडवाल जी आप चेयरमैन बने हैं, प्रेसिडेंट आशीष गुप्ता जी और धर्मेंद्र गुप्ता जी ट्रेजरार हैं, बीएन मिश्रा जी हमारे हैंडबॉल के बने हैं, स्वतंत्र कुमार जी हैं ट्रेजरार हैं। तो ये गुप्ता जी तो एक ऐसी, अभी जितने भी संघ से यहाँ पर लोग हैं सबके नाम के भी घोषणा करते हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि जो बरेली का स्पोर्ट्स है, जैसे माननीय मेयर जी ने अभी कहा है कि ये लोग केवल दिखावे के लिए पद पर नहीं है, खुद इनका इंटरेस्ट है, खेल से खुद जुड़ना चाहते हैं। और आज जो हमारा खेल का माहौल है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खेलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया, किरण रिजिजू जी सेंट्रल मिनिस्टर कहते हैं कि फिट इंडिया, हिट इंडिया, और ये कोरोना काल में जो खेलों से जुड़ा रहा है वही स्वस्थ रहा बचा है। तो हेल्थ कॉन्शियस भी जाना है और गांव तक जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं युवक मंगल दल की स्थापना हो, युवक मंगल दल युवतियाँ खेलें और खेलों में आगे आओ सामाजिक कार्यों में, तो एक बड़ा अच्छा सिस्टम जाएगा। देखिए, बरेली को अभी बताया भी था हमने बरेली को स्मार्ट सिटी जब से घोषित हुआ है तो हमारा यही प्लान था कि हम लोग बरेली में कुछ कर पाएँ। तो स्टेडियम में एक इंडोर स्टेडियम ओलंपिक स्तर का हम लोग बनाने जा रहे हैं, उसका टेंडर हो गया है। 2022 में वो सौगात बरेली को मिलेगी, उससे ओलंपिक के गेम, स्टेट लेवल के गेम, नेशनल लेवल के गेम यहाँ हो सकेंगे। उन खिलाड़ियों को देखकर यहाँ के खिलाड़ी भी सीखेंगे और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नेशनल में अपनी जगह और इंटरनेशनल में अपनी जगह बना पाएंगे। बरेली में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में चेयरमैन के पद पर डॉक्टर विनय खंडेलवाल नियुक्त किए गए। आशीष गुप्ता को अध्यक्ष पद के लिए और सचिव पर सुशील सिरिया और कोषाध्यक्ष पद पर डॉक्टर स्वतंत्र कुमार को नियुक्त किया गया।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष आशीष गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे ने जो भरोसा नई कमेटी पर जताया है, उम्मीद है उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि हर गांव कस्बे से प्रतिभाएं विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ पाएं, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे, मुख्य अतिथि डॉक्टर उमेश गौतम, RSO विजय कुमार, डॉक्टर विनय खंडेलवाल, आशीष गुप्ता, BN मिश्रा, रमनदीप सिंह, धर्मेंद्र गुप्ता, सुशील सिरिया, फसील बैग और तमाम गणमान्य लोग उपस्थित थे। रामपुर दरगाह के सज्जादा नसी की गिरफ्तारी पर भड़के मौलाना तौकीर रजा खान, सोमवार को देंगे गिरफ्तारी। किसान आंदोलन की हिमायत में रामपुर से गाजियाबाद गए रामपुर की दरगाह के सज्जादा नसी के साथ रामपुर के पुलिस अधिकारी द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में मौलाना तौकीर रजा ने नाराजगी व्यक्त की। प्रेस वार्ता करते हुए IMC प्रमुख मौलाना तौकीर ने कहा, उत्तर प्रदेश में हालात ऐसे महसूस कर रहा हूँ, चुनाव जैसे नज़दीक आ रहा है, चूँकि हुकूमत तकरीबन हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है और चुनाव के लिए मुझे अंदेशा इस बात का है कि अब हिंदू मुस्लिम माहौल उत्तर प्रदेश में बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी सिलसिले में रामपुर में जो वाक़या हुआ, साजिश रची गई, वहाँ के पुलिस प्रशासन ने उन लोगों पर जिन्होंने CAA के वक्त में हिमायत की थी, किसानों के आंदोलन की हिमायत करने वो लोग गए तो उनसे इतनी रंजिश और इतनी चिढ़ हो गई कि पुराने मामलात में उनको नोटिस जारी किए गए। और फरहत जमाली साहब का तो मैं ये महसूस करता हूँ कि उन्हें नोटिस भी इसी नीयत से नहीं दिया गया कि उन्हें गिरफ्तार करने की नीयत पहले से थी। बाकी लोगों को नोटिस दिया गया, उन्होंने अपने जवाब भी दाखिल किए, लेकिन इन्हें जवाब दाखिल करने का भी मौका नहीं दिया, नोटिस भी नहीं दिया। इन हालात में मैं ये महसूस करता हूँ कि जैसे अभी तक दरगाहें महफूज थी, खानकाहें महफूज थी, लेकिन चूँकि मुस्लिम अवाम का दरगाहों और खानकाहों से ज़्यादा अक़ीदत का मामला रहता है और यहाँ छेड़छाड़ से बेचैनी पैदा होती है, इसलिए उन्होंने दरगाहों की तरफ रुख किया है। दरगाहों के ज़िम्मेदारान की भी अब ये ज़िम्मेदारी है कि इस तरफ तवज्जो दें और सियासी फ़ायदे हासिल करने के लिए हुकूमत जिस किस्म की रविश पर चली है, जिस तरह फरहत जमाली के फ़ोन टेप किए गए और उनके एक ऑडियो को वायरल करके उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, इससे मैं ये महसूस करता हूँ कि वहाँ के प्रशासन ने फरहत जमाली साहब के लिए ज़ाती रंजिश का माहौल बनाया और ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया। तो इससे पहले कि दूसरी जगहों पर भी इस किस्म का माहौल बनाया जाए, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में क्या मुल्क में इमरजेंसी कैसे हालात हैं। किसानों के आंदोलन से हुकूमत की जो बदनामी हुई है और जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए अब दूसरे ज़राए और दूसरे तरीक़े, जो इनका पुराना तरीक़ा है, खालिस्तानी और पाकिस्तानी वाला माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आज़ादी मैं महसूस करता हूँ कि ऐसी तानाशाही है कि आज़ादी ख़तरे में है। इससे पहले कि दूसरे लोगों के लिए साजिशें रची जाए, फ़ोन टेप किए जाएं और उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाएं, तो जब
हमें आज़ादी से अपनी बात कहने का, आज़ादी से किसी की हिमायत करने का जब हमें इख्तियार नहीं है तो हमें आज़ाद रहने का कोई हक़ नहीं है। मैं किसानों के आंदोलन की हिमायत में, फ़रहत जमाली की गिरफ़्तारी की मुखालफत में इंशाअल्लाह पीर को इंशाअल्लाह गिरफ़्तारी दी जाएगी और इसकी भरपूर मजम्मत की जाएगी और ये जो माहौल बनाया जा रहा है इसकी मुखालफत की जाएगी। दरगाह से इंशाअल्लाह मैं अपने क़यामगाह से पैदल इंशाअल्लाह एडीजी साहब के कार्यालय जाऊंगा, वहाँ गिरफ्तारी दूंगा। इसमें और किन किन लोगों से बात हुई है? आईएमसी के बैनर पे या तमाम लोगों से भी आपने अपील की है या कौन लोग? नहीं, मैं ज़ाती तौर पे ये महसूस करता हूँ कि जो ज़िम्मेदारान हैं, जो कायदीन हैं, जो सूझबूझ रखते हैं और हक़ को हक़ और बातिल को बातिल कहने का जज्बा रखते हैं, जब उनकी ज़बान आज़ाद नहीं रही तो मैं ख़ुद गिरफ़्तारी दूंगा। बाकी लोग आज़ाद हैं, जैसे चाहें फ़ैसला लें। मैंने अपना फ़ैसला लिया है कि इंशाअल्लाह पीर को, मंडे को इंशाअल्लाह एडीजी साहब के ऑफिस के सामने जाकर गिरफ़्तारी दी जाएगी और तब तक जब तक मुल्क का माहौल, क्योंकि आज़ाद रहने के बाद भी हर वक्त गिरफ़्तारी की तलवार लटकी रहना और ज़बान पे ताले लगा के बैठ जाना, हमारा ज़मीर हमें इजाज़त नहीं देता कि हम जो हालात हैं, जो ख़राबियाँ हैं, उन ख़राबियों के ख़िलाफ़ बोलना हमारी ज़िम्मेदारी है और अगर बोलने की इजाज़त नहीं है तो हमें आज़ाद रहने का कोई हक़ नहीं है। सर्जन ने मदद की गरीब कन्या के विवाह में। बरेली सर्जन वेलफेयर सोसाइटी ने एक गरीब कन्या के विवाह के लिए कपड़े, बर्तन और एक गृहस्थी बसाने का पूरा सामान दिया। अध्यक्ष दिशा सक्सेना ने बताया कि आने वाली 16 फरवरी को राधा की शादी है। जब उसकी मां मदद को आई तो रहा नहीं गया और जितनी भी मदद की संभव हो सकती थी, सोसाइटी ने मदद का आश्वासन दिया। सर्जन सोसाइटी समय समय पर सामाजिक और सेवा के काम करती रहती है। नमस्कार, मैं दीक्षा सक्सेना, सर्जन वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष। आपको बताना चाहूँगी कि अभी 2 दिन पहले एक महिला गुहार लगाती हुई आई थी कि वैसे तो मैं जानती हूँ, मेरे 2-3 जानने वालों के यहाँ काम करती है सफाई और बर्तन का, लेकिन क्योंकि इस कोविड में लोगों ने घर से काम वालियों को भी हटा दिया था, अब रखना शुरू किया है। तो इसकी बेटी का विवाह 16 फरवरी को होना निश्चित हुआ है और इसको पैसे की सख्त ज़रूरत है। इसके पति जो हैं वो उनका राज मजदूरी का कहीं पर काम करते हैं, घरों में मजदूरी का काम करते हैं और बहुत दिक्कत में था उनका परिवार। तो उस बेटी को वो लेके आई थी। तो आज हमारी संस्था ने उन्हें जो हमारे कैश से मदद हो सकती थी, बर्तन हैं, कपड़े हैं और हीटर है, एक तरह से जितना ही गृहस्थी शुरू करने के लिए सामान होना चाहिए और वो हमारी संस्था ने इसका बच्ची जो है राधा, इसको दिया है। और इसके लिए मैं अपनी सोसाइटी की सभी महिला सदस्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो उन्होंने 2 दिन में इस मिशन को पूरा करने में मेरा पूरा सहयोग किया। बरेली सर्किट हाउस में समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष गीता सिंह और पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम, पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार में बढ़ते हुए महिलाओं पर अपराध के विषय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। देखिए, आज बरेली हम इस उद्देश्य से आए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर कि सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस को हम समाजवादियों ने ये संकल्प लिया है कि उसको राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का कार्य करेंगे, क्योंकि उन्होंने आधी आबादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम लड़ाई से लेकर और जब तक वो जीवित रही हैं तब तक उन्होंने महिलाओं की लड़ाई लड़ी। उनको समानता, समता का अधिकार दिलाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए उनको प्रेरित करती रही हैं।
और जो है देश में किसान आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर देखिए, ये जो आंदोलन चल रहे हैं इसके लिए आप बड़ी नेताओं से पूछिए। और जब क्योंकि आज हम केवल आधी आबादी के ऊपर जो अन्याय, अत्याचार, उनको प्रताड़ना, उनकी बराबर का हक न देना, उसकी जो लड़ाई है लड़नी है, उसके लिए हम आए हैं। और ये कहने के लिए आए हैं कि कैसे सरोजिनी नायडू ने अपने बहुत अल्प समय में, कितनी कुशाग्र योग्यता के कारण उन्होंने बहुत कम समय में इंटरमीडिएट की कक्षा पास कर ली थी, और उसके बाद उन्होंने एक दृढ़ निश्चय लिया था कि हम महिलाओं को बराबरी का हक दिलाएंगे। हम उस बात को कहने आज आधी आबादी के बीच में आए हैं, और ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। आज दोपहिया वाहनों व कार चालकों के यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाने का चला अभियान। आज सुबह से ही बरेली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। शहर के नावल्टी चौराहे पर यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। आपको बताते चलें, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह अभियान हो, चाहे यातायात माह नवंबर का अभियान हो, सिर्फ 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के चालकों को ही यातायात के नियम का पाठ पढ़ाया जाता है। वहीं शहर में सुविधा शुल्क दाताओं के डग्गा मार वाहन और शहर भर में चल रहे ऑटो, विक्रम आदि को हर यातायात अभियान से मुक्त रखा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंथ चल रहा है, और इसमें साथ साथ हमारे एसपी ट्रैफिक महोदय का और एसएसपी साहब का निर्देश है कि बरेली वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुगम यातायात के साथ सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराया जा सके, जिसकी वजह से चौराहों पे जो अतिक्रमण है वो भी हटवाया जा रहा है, और प्लस ट्रैफिक सुरक्षा के लिए यातायात नियमों के पालन हेतु लोगों को ब्रीफ भी किया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई भी किया जा रहा है। सर, किन किन लोगों को मतलब कार्रवाई की जा रही है तो जानना चाहेंगे? तो ई रिक्शा, ऑटो वगैरह, उनको लाइसेंस वगैरह, जो स्कूल भी शुरू हो गए हैं तो उनकी जो भी गाड़ियाँ मिली वो चेकिंग अभियान और चौराहों पर अतिक्रमण अभियान के दौरान तो उनको भी लाइसेंस भी चेक किया गया, और उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ नहीं था उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की गई। सर, अब तक कितने चालान कट चुके हैं सर? अब तो इसकी हमारी कई टीमें लगी हुई हैं उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार। सभी गाड़ियाँ, सभी के प्रभारी हैं, TSI हैं, और सभी चालान कर रहे हैं। अभी तो शाम को क्लियर हो पाएगा कि कितने सभी लोग अभियान चल रहा है, जैसे शहर के मुख्य जगह? अब आज ये 4 चौराहों पे है, विशेष करके डेली चल रहा है 4 चौराहों पे। 9:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक नावेल्टी था, उसके बाद 10:30 से 11:30 तक चौकी चौराहा है, उसके बाद आपका कुतुबखाना चौराहा है। इस तरह से 4 चौराहों पे डेली अभियान चल रहा है।